नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को रेगुलर बिहाफ पे कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है। आगामी कई सारी परीक्षाएं आपकी हैं जो कि आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चाहे वो स्टाफ नर्स की हो या फिर अभी आयुष विभाग से आने वाली वैकेंसीज़ हो या RO की हो, BO की हो। BO को लेकर भी काम अभी जल्दी में स्टार्ट हो गया। कल कुछ नोटिस आया था तो उस पर भी काम स्टार्ट हो गया। BO वाली वैकेंसी भी आ सकती है और अन्य कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं महत्वपूर्ण, जो आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग रेगुलर बिहाफ पे अपनी स्टडी को करते रहिए। चलिए, एक सूचना है और ये है कि जो ये पत्रिका बन रही है ये आपको आप सभी लोगों को 1 सितंबर 2023 से सभी प्रमुख दुकानों पर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली इन 3 स्थानों पर मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव मिलेगी आपको। अभी फ़िलहाल प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, फ़ोटोकॉपी मिलेगी, लेकिन मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बुक शॉप से इस मैगज़ीन को ले सकते हैं। यकीन मानिए कि क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। ठीक है, 100% की गारंटी अगर कोई नहीं लेता है। अगर कोई ले तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो 100% तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ 98% यानी कि 98% की गारंटी मैं लेता हूँ कि इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मैं मैगज़ीन पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैगज़ीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं और उसमें से आपको निकालना होता है। और वही काम मैं आपको कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो अननेसेसरी होती हैं उनको हटा करके जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पॉर्टेंट है, उतने ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आप ये कभी मत सोचिएगा सर 7 क्वेश्चन बना रहे हैं, 8 क्वेश्चन बना रहे हैं, 9 क्वेश्चन बना रहे हैं। नहीं, ये जो 7 से 8 9 क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा है कि मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूँ और 20 में से आपका एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ना आए। तो ये गलती नहीं करनी है। एक कोच जो होता है, एक जो टीचर होता है, उसका काम ही होता है कि बहुत बड़ी चीज़ों में से आपको उतने काम की चीज़ निकाल के दे देना जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके जीवन के लिए ज़रूरी होती है, जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी होता है। तो कोच या टीचर का काम यही होता है कि आपको ट्रिक बताना और ये बताना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन में संपन्न हुए 31वां यानी जो 31वां आपका 31 वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी खेल थे, गेम्स थे, उनमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन रहा है चाइना में भारत देश का। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं इस विश्वविद्यालय खेलों में। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में चीन में संपन्न हुए 31वें विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल 11 स्वर्ण पदक के साथ ही 5 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा है कि कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आंसर आपने दिया कि 11 स्वर्ण पदक जीते। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रश्न में टोटल जो पदक हैं वो भी पूछ सकता है कि जो अभी खेल हुए हैं चाइना में उनमें टोटल के कुल कितने पदक जीते, तो कुल 26 जीते। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि रजत कितने जीते या कांस्य कितने जीते। तो इस तरीके से आपको ये तीनों नंबर्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में किस नंबर का ये खेल वहाँ पर आयोजित हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो वो 31वां विश्वविद्यालय गेम आपका खेल यानी कि वहाँ पर संपन्न हुआ है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन खेलों की शुरुआत 1959 में हुई थी। अब ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कूट बना कर पूछ सकता है या डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में 31वां विश्वविद्यालय खेल संपन्न हुआ है चाइना में, उनकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखनी है, 1959 में। अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसीलिए ये आपका प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान निम्नलिखित में से किस दिन से शुरू हुआ। इस टॉपिक पर मैंने प्रश्न मैं बना चुका हूँ पिछले, लेकिन डेट मैंने नहीं दी थी, फैक्चुअल डेटा मैंने नहीं दिया था, तो वो मैं अभी आज दे रहा हूँ कि 9 अगस्त से यह अभियान शुरू हुआ है। राइट आंसर इसका ए है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान शुभारंभ किया गया है। 9 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2023। अब ये ध्यान रखिएगा कि कब तक मनाया जा रहा है, तो आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 9 अगस्त से शुरू होगा और समापन इसका कब होगा, 30 अगस्त तक होगा। तो 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान आपका गांव, प्रखंड स्तर
और अन्य छोटे स्तरों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से आयोजित किए जाएंगे। इसमें कई सारे प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका डिटेल्स मैंने पिछले प्रश्न में, पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की 5वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? राइट आंसर है इसका जो है बी, ये नई दिल्ली में भारत वियतनाम का जो उप आयोग JTSC जिसको बोलते हैं कि 5वीं बैठक इसमें आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा कि ये जो बैठक भारत वियतनाम की अभी हुई है व्यापार वाली, ये दरअसल 5वीं बैठक है इसकी, और इसमें काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, लगभग 4 साल के बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में कोरोना का पीरियड आ गया था, यानी कि कोविड का पीरियड आने से ये बैठक नहीं हो पाई, इस वजह से इसमें इतना गैप हो गया और अब इसकी बैठक हुई है और कई अहम मुद्दों पर, कई व्यापारिक मुद्दों पर इसकी अहम बैठक हुई है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग यानी कि JTSC की 5वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो नंबर याद रखना, स्थान याद रखना, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक कौन सी थी? 5वीं थी। चौथी बैठक इसकी कब हुई थी? अभी तो 5वीं हो रही है 2023 में। चौथी कब हुई थी? चौथी हुई थी आपकी 2019 में आयोजित की गई थी। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और बाकी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें आपकी मेंस की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो लोग अभी सितंबर में UP PCS की परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो लोग UPSC का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि वर्ष 2022-23 के दौरान वियतनाम भारत का 23वां सबसे बड़ा यानी कि 23 सबसे बड़ा नंबर पर सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार है। साथ ही आसियान देशों में 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि वियतनाम जो है भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार है? 23वें नंबर का है। और जबकि वहीं दूसरी ओर जो आसियान कंट्री हैं, उन आसियान कंट्रियों के अंतर्गत ये जो आपका वियतनाम है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में वियतनाम की जो हिस्सेदारी है वो 11.2% है। 11.2% की हिस्सेदारी है इसकी आसियान के साथ कुल व्यापार में, वियतनाम की हिस्सेदारी आसियान के साथ में। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी अगर हम बात करें भारत के साथ व्यापार में, तो क्या क्या करता है ये कि वियतनाम भारत के लौह एवं इस्पात और कृषि एवं पशु उत्पादों, मुख्य रूप से मांस उत्पाद, ठीक, मांस उत्पाद, पशुचारा, अनाज और समुद्री उत्पादों का प्रमुख खरीदार है। यानी कि ये वियतनाम जो है भारत से इन चीज़ों को लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आयुष वीज़ा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? चर्चा में रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि एक नए प्रकार का वीज़ा है। इस पर भी मैंने प्रश्न बना चुका हूं, लेकिन मंत्रालय डायरेक्ट मैंने फैक्चुअल बना करके क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देख लेते हैं कि किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है। राइट आंसर इसका सी है, गृह मंत्रालय ने आयुष वीज़ा की शुरुआत की है। आयुष वीज़ा मैंने बता दिया था आपसे पहले कि भारत की जो नेचुरोपैथी है, भारत में जो चिकित्सा पद्धति है, उसको मजबूत करने के लिए, जो विदेशी जो नागरिक हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये आयुष वीज़ा लाया गया है। और वहाँ पर वो वहाँ से यहाँ पर आकर के आयुष वीज़ा लेकर के यहाँ पर वो अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं और ठीक होकर के अपने देश में जा सकते हैं। और इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में इसको बता चुका हूँ, मैं तो देख लीजिएगा एक बार। तो हाल ही में आयुष वीज़ा की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्रालय की एक योजना है, गृह मंत्रालय ने आयुष वीज़ा की भी शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत नेट परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर है 2011। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत नेट जो परियोजना है ना, ये इसके पहले इसका नाम कुछ और था। क्या था? आइए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न है क्या दरअसल। ठीक, देखिए भारत नेट परियोजना को ना पहले कहा जाता था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सन 2011 में। एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर क्या हुआ कि जबकि 2015 में इस योजना का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए ऑप्शन में 2015 हमने नहीं दिया है। ठीक, तो अगर 2015 नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर ऑप्शन में 2015 होता, 2011 भी होता,
तब जो प्रश्न पूछता वो कूट के फॉर्म में आपसे पूछता कि क्या ए और जो भी ऑप्शन मैं 2015 में डालता वो पूछ लेता। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2015 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 2011। अगर 11 नहीं होता ऑप्शन में, आपके केवल 2015 होता, तब आप राइट आंसर क्या करते इसका, 2015 करते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। ठीक, तो 2011 में इसका नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना था। 2015 में फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण अंचलों में 5G नेटवर्क को उपलब्ध कराना है। देखिए, सरकार काफ़ी इंटरनेट पर काफ़ी काम कर रही है और पूरे गाँव को, सभी गाँव को, ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड की सेवा से जोड़ने का इसका लक्ष्य है। और तो इसलिए ये, और इसमें एक बजट पास किया गया है, थर्ड बजट इसमें पास किया गया है। तीसरा बजट जो है अभी शायद कल या आज पास कर दिया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इंटरनेट की सुविधा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और किस तरीके से वो अपनी बाकी चीज़ें कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में हो चाहे फिर वो व्यापार के क्षेत्र में हो, उससे उनको कई सारे फ़ायदाएँ मिलने शुरू हो जाएंगे अगर वो ब्रॉडबैंड की सेवा से जुड़ जाएंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था इनका, जो इसका राइट आंसर है वो है 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। अब ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। जबकि वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत व्यापक बदलाव किए थे। उन्होंने हरित क्रांति के लिए क्या किया था, बीज जो अधिक पैदावार करते हैं, हाइब्रिड बीजेज, फिर कीटनाशक रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करके उन्होंने पैदावार को बढ़ाने की 1960 के दशक में उन्होंने पैदावार को बढ़ाने की एक मुहिम चलाई थी, और जिसका एक व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा। और इसी हरित क्रांति के बदौलत ही जो भारत देश 1960 के दशक में जो एक कंगाली की स्थिति में था, वो उससे उबर करके बाहर आया और काफ़ी स्थिति सुधरी। और पंजाब का एरिया, पंजाब हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है वो काफ़ी लाभान्वित सिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ पर नहरों का विकास वगैरह अच्छा था। तो हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आते जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि, तो आज का ये प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये भी चर्चा में रहा है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान है, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी उड़ीसा है। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। कल हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था और कल के प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका कंबोडिया। प्रश्न क्या था कि हुन मैनेट जो है हाल ही में किस देश के PM यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो वो दरअसल कंबोडिया के नियुक्त हुए हैं। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं और फिर कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। आज से आप लोगों को कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, और प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिलनी शुरू हो जाए। और नई इनिशिएटिव इसमें स्टार्ट हमने कल भी आपसे बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि नए इनिशिएटिव इसमें स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ में आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही हितकारी या महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।